गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का 7 चैप्टर संज्ञा समझाने जा रही हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है? तमिलनाडु में धान की फसल कटने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सूर्य की पूजा की जाती है और उन्हें नए उगे चावल का भोग लगाया जाता है। इस अवसर पर खेत खलियान व घर जोश व उमंग से भर उठते हैं। अब आप देखेंगे कि ये पद किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि का नाम बता रहे हैं। यानी कि तमिलनाडु एक जगह हो गया, धान, फसल, खुशी यानी कि खुशी मीन्स भाव, पोंगल त्यौहार यानी कि इनका बोध करा रहे हैं। और संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है और यही नाम शब्द व्याकरण में संज्ञा शब्द कहलाते हैं। संज्ञा यानी कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम का बोध करवाने वाले शब्दों को संज्ञा शब्द कहा जाता है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा की शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम की सूचना दे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक, जैसे सुनीता, यमुना, रामचरितमानस, मुंबई, नेपाल। यानी कि जब कोई किसी का नाम बताए, किसी विशेष व्यक्ति का नाम बताए या स्थान या वस्तु की सूचना दे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी जगह, व्यक्ति, वस्तु विशेष की ओर अंकित करते हैं, अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम किसी का नाम पुकारें, जैसे मान लीजिए हम बोलें कानपुर, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम कह दें मुंबई, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम कहें राम, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या मान लीजिए नदी का नाम ले यमुना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि जब हम किसी का नाम बताएं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी आदि को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। क्योंकि इसको हम नाम से जानते हैं। चंद्रमा अनेक माने जाते हैं, अतः व्यवहार में रूप बदल सकते हैं, परंतु उनका प्रयोग बहुवचन के रूप में ना होकर एक वचन में ही होता है, अतः इन्हें व्यक्तिवाचक ही माना जाता है। आम, केला आदि फल विशेष के नाम हैं। इन्हें जातिवाचक माना जाए या व्यक्तिवाचक। आम और केला फल विशेष के नाम होने पर ही समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे आम एक नहीं बहुत तरह के होते हैं, अतः जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से सेब, तोता आदि को भ्रम से व्यक्तिवाचक संज्ञा मान लिया जाता है। जैसे मान लीजिए जबकि विशेष फल, पक्षी होते हुए भी जाति का ही बोध करवाते हैं। जैसे सेब यानी तोता, तो एक तोता नहीं है, बहुत सारे तोते हैं। बहुत सारी गौरैया और मैना बैठी हैं। हमारे लिए हरी पीली चोंच वाली मैना है, कोई एक चिड़िया नहीं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यदि प्रत्येक अकेले पदार्थ या प्रत्येक सुई का एक अलग विशेष नाम रखा जाए तो भाषा बहुत ही जटिल हो जाएगी। इसलिए अधिकांश पदार्थों का बोध जातिवाचक संज्ञाओं से हो जाता है और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल भूल या गड़बड़ मिटाने के लिए किया जाता है। जैसे कामता प्रसाद गुरु। अब मैं आपको जातिवाचक संज्ञा बताऊंगी। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब पता नहीं है कौन सी नदी। देश, मालूम नहीं है कौन सा देश। विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, पता नहीं कौन से विद्यार्थी। फल, पता नहीं कौन से फल। सब्जी, कौन सी सब्जी। फूल, शहर, पशु आदि जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम इसी को
इसी नदी की जगह अगर हम कह दें गंगा नदी या यमुना नदी या सरस्वती नदी, तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। देश, पता नहीं हो कौन सा देश, तो अगर देश बोल रहे हैं तो ये जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन अगर हम उसका पर्टिकुलर नाम बता रहे हैं तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। उसी प्रकार से विद्यार्थी, फल, सब्जी, ये सारी चीज़ें भी जाति का ही बोध करा रहा है, लेकिन अगर हम उनका एक नाम बताएं कि सब्जी में कौन सी सब्जी, भिंडी की सब्जी कि तरोई की सब्जी, किसकी सब्जी, तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये सभी उदाहरण नदी, देश, विशेष आदि का बोध नहीं करवा रहे, वरन संपूर्ण वर्ग जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। कुछ विद्वान संज्ञा के दो और भेद बताते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। वे भी मानते हैं, परंतु ये जाति का ही बोध करवाते हैं, अतः उन्हें अलग उपभेद करने का कोई औचित्य नहीं है। यानी कि हमारे हिंदी में केवल 3 ही संज्ञाओं के भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब मैं आपको भाववाचक संज्ञा बताऊंगी कि गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, हंसी, सुख, दुख, बुढ़ापा, ऊंचाई, सुंदरता, ये सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से ही भाववाचक होती हैं, जैसे क्षमा, सत्य, घृणा, सुख आदि। कुछ अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे चतुर से चतुराई, नारी से नारित्व आदि। भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, यानी कि भाववाचक संज्ञा हम केवल महसूस कर सकते हैं। जो हमारे मन से भाव उठते हैं वो भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे अंदर फीलिंग आती है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। उन्हें केवल इंद्रियों से अनुभूत किया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जाए, एहसास हो, वही भाववाचक संज्ञा। इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। अब मैं भाववाचक संज्ञा बनाना बताऊंगी कि किस प्रकार से बनती है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, जैसे लिखा मित्र का मित्रता, माता यानी मातृत्व, स्त्री यानी स्त्रीत्व, व्यक्ति व्यक्तित्व, कवि कवित्व, दानव दानवता, चोर चोरी, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सर्वनामों से, जैसे अपना अपनापन, आप आपा, स्व स्वत्व, निज निजता, मम ममता। विशेषणों से शिष्ट शिष्टता, हरा हरियाली, ललित ललित लालित, एक एकता, काला कालिमा, मीठा मिठास, भला भलाई, ये सब विशेषणों से। क्रियाओं से, यानी कि क्रिया से कैसे बनता है, जैसे उड़ना तो उड़ान, बचना बचाव, लेना देना यानी लेन देन, फैलाना फैलाव, रोकना यानी रोक, मिलाना मिलावट, चमकना चमक। तो ये क्या है, क्रियाएं हैं। और अव्यय से ऊपर ऊपरी, समीप सामित्व, दूर दूरी, निकट निकटता, वाह वाह वाही, यानी कि ये अव्यय से। तो जैसे मैंने बताया आपको कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, जैसे मान लीजिए लिखा जयचंदों की आजकल कमी नहीं है, यानी कि यहाँ पर नाम तो जयचंद लिखा है यानी कि व्यक्तिवाचक, लेकिन इसको जाति में किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि बुरे आदमियों के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी कि बुरे आदमियों की आजकल कमी नहीं है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। बापूजी सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे, यानी कि महात्मा गांधी के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग की गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।